हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको द सुनामी चैप्टर के कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन के आंसर कराए थे। आई होप दैट आपने उसको देख लिया होगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जो आपके बुक पे पेज नंबर 30 पर दिए हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसको आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है और जो उसका जो आंसर है उसको आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्टेड आंसर के तौर पर एक आंसर बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है ये, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो इग्निशियस के बारे में बात हो रही है कि इग्निशियस ने जब भूकंप को महसूस किया, डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी, कि इग्निशियस इमीडिएटली यानी कि तुरंत उसको सुनामी की चिंता हुई? क्या उसे ऐसा लगा कि इस अर्थक्वेक के बाद सुनामी भी आ सकता है? अगर आप इसका आंसर करते हैं तो आपको इस आंसर का रीज़न भी देना होगा कि आप इसका आंसर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक? तो जो इस टेक्स्ट में, इस कहानी में कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो कि इग्निशियस की फैमिली के बारे में ये बताते हैं कि उनके पास डिस्कस करने का और उनके पास कोई भी प्लान नहीं था अगर सुनामी आ जाए तो वो क्या करेंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर है, When he felt the earthquake, Ignatius was not worried about tsunami. जब इग्निशियस को अर्थक्वेक यानी कि भूकंप महसूस हुआ तो उसे सुनामी की चिंता नहीं हुई। He took his television off and placed it on the ground so that it might not fall down. तो बच्चों, उसने अपने टेलीविज़न को टेबल पर से उतारा और उसको ग्राउंड पर रख दिया ताकि वो गिरकर टूट ना जाए। He felt that it was a ordinary earthquake. उसने महसूस किया कि ये एक साधारण सा भूकंप है। मतलब उसको सुनामी आने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसे लगा कि ये एक साधारण सा भूकंप आया है और मैं अपनी टीवी को उतार कर ग्राउंड में रख दूं। His family ran out of the house. और उसकी जो फैमिली थी वो घर से बाहर भागी ताकि वो भूकंप से बच सकें, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि ये सुनामी आने वाला है। The sentence when the tremors stopped they saw the sea rising favors our answer that they did not have the time to discuss and plan further. तो जो इस कहानी में जो सेंटेंस है, द ट्रेमर्स स्टॉप दे सा द सी राइजिंग, ये हमारे आंसर का फेवर करते हैं कि उनके पास डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं था और उनके पास कोई फर्दर आगे के लिए कोई प्लान नहीं था कि अगर सुनामी आए तो क्या किया जाए। तो बच्चों, ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, Which words in the list below describe संजीव in your opinion? तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, चीयरफुल, हार्टलेस, एम्बिशियस, ह्यूमरस, ब्रास, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस एंड ह्यूमरस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि संजीव को कौन से वर्ड्स बेटर डिस्क्राइब करते हैं? मतलब कि संजीव का जो नेचर था वो किस तरीके का था। इनमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, जो पहला सेंटेंस है वो ये है, आई डोंट नो इफ़ संजीव वॉज चीयरफुल। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान में आएगा ह्यूमरस और यहाँ पर आएगा हीरोइक। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। तो यहाँ जो ब्लैंक, यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर आएगा सेल्फलेस एंड यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर आएगा फ्राइटेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस। तो यहाँ पर खाली जगह पर आएगा केयरलेस और यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर आएगा फ्राइटेंड। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर मेघनाज एंड अलमाज स्टोरीज सिमिलर। तो जो मेघना और अल्मा की जो स्टोरी है वो सिमिलर कैसे है। सिमिलर का मतलब होता है एक ही तरह का होना, समान होना। तो मेघना और अल्मा की जो स्टोरी है वो एक जैसे कैसे है ये आपको बताना है। तो बच्चों ये तो हम लेसन में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है बोथ हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स। दोनों के जो माता पिता थे वो मारे जा चुके थे सुनामी में। अल्मा के और मेघना दोनों के जो माता पिता थे वो सुनामी में मारे जा चुके थे। बोथ हैड सेव्ड देयर लाइव्स बाय सिटिंग ऑन अ वुडन लॉग एंड रीच द शोर। दोनों ने जो अपनी जान बचाई थी वो एक लकड़ी के लट्ठे पर रहकर बचाई थी। उस पर वो बैठ गए थे और वो लकड़ी का लट्ठा बहते हुए जो समुद्र की लहरें हैं वो उसको बहाकर शोर यानी कि समुद्र के किनारे तक लेके आए, जिससे दोनों की जान बच गई। तो ये दोनों के साथ हुआ, इसलिए दोनों की जो स्टोरी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, समान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो ये है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिली पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। ये कौन कौन से अलग अलग तरीके थे जिससे टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसका जो बिहेवियर था, टिली का बिहेवियर था, उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। What would you have done if you were in their place? अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो ये है They could have ignored her as she was just a 10-year-old girl or they might rebuke her for screaming too much. तो बच्चों यहाँ पर आंसर में ये कह रहे हैं कि जो टिली के माता पिता हैं वो उसको इग्नोर कर सकते थे क्योंकि वो सिर्फ 10 साल की बच्ची थी, और दे माइट रिबक हर फॉर स्क्रीमिंग टू मच, या फिर वो उसे डांट भी सकते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। If I would be there, I would also taken her seriously to take some step enough for the coming disaster. अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं भी उसको सीरियसली ही लेता और कुछ स्टेप्स ऐसे लेता जिससे कि आने वाला जो डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, जो आने वाली मुसीबत है, जो आने वाली आपदा है, उससे बचा जा सके। बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो ये है इफ़ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी वुड शेयर इट विथ हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। अगर टिली का जो अवार्ड है वो शेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि उस अवार्ड को टिली के पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए या फिर उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ। तो बच्चों आप बताओ कि क्या करना चाहिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ये है She should have shared it with her geography teacher, only it was due to she could make out that it was a tsunami. तो बच्चों यहाँ पर मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो उसका अवार्ड था वो उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसने सुनामी से सबको बचाया। क्योंकि जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्होंने ही उसको सुनामी का वीडियो दिखाया था, उन्होंने ही सुनामी के बारे में उसको बताया था, और उसी चीज़ को याद करके जब उसने देखा उस बीच पर कि समुद्र बढ़ रहा है तो उसने सबको इसके बारे में सावधान किया और कई सारी जान उसने बचाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वेर किल्ड इन द सुनामी। तो कौन से ऐसे डिफरेंट आइडिया हैं जिससे आपको लगता है कि बहुत ही कम जो जानवर होते हैं वो सुनामी में मारे गए थे। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा विश्वासपूर्ण लगता है, मतलब कि किस आइडिया पे आप ज़्यादा विश्वास करते हैं कि कौन सा आइडिया सही है इस मामले में कि सुनामी में एनिमल्स जो है वो कम मारे जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका जो आंसर है द फर्स्ट आइडिया इज़ दैट द एनिमल हैव सिक्स्थ सेंस टू नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। जो पहला आइडिया है वो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके पास सिक्स्थ सेंस मतलब एक उनका छठी इंद्री जिसको बोलते हैं, सेंस का मतलब होता है इंद्री,
तो उनके पास एक सिक्स सेंस होता है जिससे वो जान जाते हैं कि जो अर्थ है वो अब हिलने वाली है। द सेकेंड आइडिया इज़ दैट दे हैव एक्यूट पावर ऑफ हियरिंग एंड फीलिंग अबाउट अर्थ वाइब्रेशन। जो सेकेंड आइडिया है इस बारे में वो ये है कि उनके पास एक बहुत ही एक्यूट पावर, बहुत ही अच्छी पावर होती है सुनने की और फील करने की अबाउट अर्थ वाइब्रेशन, कि वो अर्थ की जो वाइब्रेशन है उसे सुन सकते हैं और वो उसे फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, द सेकेंड आइडिया हैज़ मोर ऑथेंटिक एस्पेक्ट इन इट। तो हमारे हिसाब से जो सेकंड वाला आइडिया है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है इस बारे में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था वो कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो वर्किंग विद द टेक्स्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज वाला पार्ट, जो कि आप तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंच चुके हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज वाले पार्ट पे, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 31 पर दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गो थ्रू द पार्ट 1 केयरफुली। आपको पार्ट 1 केयरफुली पढ़ना है। द सुनामी चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसको आपको केयरफुली पढ़ना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। आपको ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो कि मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। मूवमेंट मतलब जैसे कि रस्ट आउट, रन अवे, मतलब कि जहाँ पर भी जिन वर्ड्स से आपको ये इंडिकेट हो कि उसमें कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट दिख रहा है। देयर इज़ वन वर्ड दैट ऑकर्स रिपीटेडली। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आ रहे हैं पार्ट फर्स्ट में। काउंट हाउ मेनी टाइम्स, तो आपको उन्हें काउंट करना है, गिनना है कि वो कितनी बार आया। पुट देम इनटू 3 कैटेगरीज, और उन वर्ड्स को आपको 3 कैटेगरी में रखना है। पहला फास्ट मूवमेंट, दूसरा स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। तो फास्ट मूवमेंट का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो, ऐसे वर्ड्स जिनसे आपको पता चल रहा हो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। फिर उसके बाद ऐसे वर्ड्स को एक अलग कैटेगरी में रखना है जिससे आपको पता लगे कि उसमें बहुत ही स्लो मूवमेंट है। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको ना तो स्लो के ही और ना ही फास्ट के ही कैटेगरी में रखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बना रखी है और उस टेबल के माध्यम से मैंने उन वर्ड्स को पार्ट फर्स्ट में से निकाला है और यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जो फास्ट मूवमेंट इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं वो आपका है रश्ड आउट, वाश्ड अवे, स्वेप्ट अवे, जम्प्ड इनटू, रश्ड टू। तो बच्चों ये जो वर्ड्स हैं ये जैसे रश्ड आउट बड़ी तेज़ी से बाहर, वाश्ड अवे बड़ी तेज़ी से बाहर ले गया, स्वेप्ट अवे बड़ी तेज़ी से बह गई, जम्प्ड इनटू बड़ी तेज़ी से कूदा, रश्ड टू मतलब बड़ी तेज़ी से भागा। तो ये मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ फास्ट मूवमेंट में दिख रहा है, बड़ी तेज़ी से। अब स्लो मूवमेंट में आप देखिए राइजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ रहा था। जो समुद्र था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, यही नहीं कि अचानक से बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब पार्ट फर्स्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो तो ना ही स्लो दिखाते हैं और ना ही फास्ट। तो रिसीड का मतलब है कि नॉर्मल तरीके से वो समुद्र का जो पानी था वो पीछे गया। वॉकिंग का मतलब होता है ना तो रनिंग होता है और ना ही जॉगिंग होता है। तो वॉकिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना, एक नॉर्मल वे में चलना, ना ही ज़्यादा धीरे ना ही ज़्यादा तेज़। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। तो बच्चों आराम आराम से ही तैरते हैं, ना तो ज़्यादा तेज़ तैरते हैं ना तो ज़्यादा धीमे तैरते हैं। और रैन भी ना तो ज़्यादा तेज़ होता है ना तो ज़्यादा धीमे होता है। तो पार्ट फर्स्ट में इतने सारे वर्ड्स थे जिनको अलग अलग कैटेगरी में, जो फास्ट मूवमेंट वाले हैं उनको फर्स्ट कॉलम में, जो स्लो मूवमेंट वाले हैं उनको सेकंड कॉलम में, और जो ना तो स्लो हैं ना तो फास्ट हैं उनको थर्ड कॉलम में। अब जो दूसरे पार्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर कि जैसे कि इन पार्ट फर्स्ट द वर्ड रश, जैसे कि उन्होंने पूछा था ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा वर्ड्स है, तो वो वर्ड है रश जो वर्ड है वो पार्ट फर्स्ट में वो बार बार आ रहा है और ये 5 से 6 बार पार्ट फर्स्ट में आ चुका है। और दूसरा, इन कॉलम फर्स्ट मोर वर्ड्स इंडिकेट दैट प्यूपल्स मूवमेंट आर रेदर फास्टर देन इन अ नॉर्मल वे। तो बच्चों यहाँ कॉलम फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट फास्ट वाले हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा वर्ड्स हैं नॉर्मल कंपैरिजन में।
तो बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर ब्लैंक है तो आपको ये ब्लैंक फिल करना है और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं क्लू के तौर पर, इन्हीं वर्ड्स के हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है द अर्थ ट्रेम्बल्ड, द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द। तो बच्चों यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रेमर्स। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। When the zoo was flooded, there was a lot of and many animals escaped into the countryside। तो बच्चों यहाँ पर इस वर्ड के बेसिस पर क्या वर्ड आएगा, कन्फ्यूज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज़ से आप क्या बना सकते हो, कन्फ्यूज़न। तो यहाँ ब्लैंक, ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, जो खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा कन्फ्यूज़न। उसके बाद थर्ड पार्ट पर We heard with that the lion had been recaptured। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड रिलीव, तो रिलीव से आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है, यहाँ पर आएगा रिलीफ। उसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पर। द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री एंड हिज वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। तो यहाँ पर रेस्क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, रेस्क्यू। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है देयर वॉज मच इन द विलेज व्हेन द स्नैक चार्मर केम विजिटिंग। तो यहाँ पर एक्साइट दिया हुआ है, तो बच्चों एक्साइट से आप इस खाली स्थान पर क्या भर सकते हैं, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर आएगा एक्साइटमेंट। बच्चों अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, राइट ए और पी आफ्टर सच सेंटेंस एज सोन इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक्टिव या पैसिव वॉइस बताना है, तो आप अपने ग्रामर के कोर्स में पढ़े होंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। तो मैं आप ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ। और चलिए फिर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। समवन स्टोल माई बाइसिकल। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समवन स्टोल माई बाइसिकल, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। Someone stole my bicycle, ये आपका एक्टिव वॉइस है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो ये जो है आपका, ये आपका पैसिव वॉइस है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन द डिच नियर माई हाउस। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस है। उसके बाद फोर्थ पार्ट, इट हैड बीन थ्रोन देयर, थ्रोन यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, तो ये आपका जो है, ये फोर्थ पार्ट आपका पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर आपको पी लिखना है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, माई फादर गिव इट टू द मैकेनिक, माई फादर गिव इट टू द मैकेनिक, तो बच्चों ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो आपको यहाँ पर ए लिखना है। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपको यहाँ पर ए लिखना है। तो बच्चों आई होप दैट कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर जो आपको लोगो दिख रहा है, आप लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप अगर पूरी क्लास 8th की इंग्लिश का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, हर चैप्टर का वीडियो और एक्सरसाइज कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन, तो आप जहां पर ये एरो इंडिकेट कर रहा है इस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आप क्लास 8th की पूरा कोर्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आई होप दैट कि आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो बच्चों घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ो लिखो, हैप्पी रहो।